आंदोलन से निकले उत्तराखंड में आज भी हर तरफ हर जगह आंदोलनों ने अपनी रफ्तार बदस्तूर जारी रखी हुई है और शायद यही वजह है कि देश के लगभग हर हिस्से से गाहे बगाहे आवाज आ ही जाती है कि उत्तराखंड में ये आखिर चल क्या रहा है। तो जनाब, बात तो सही है ही। अब देखिए ना, कहीं भर्ती के लिए आंदोलन है तो कहीं नियुक्ति पाने के लिए, कहीं सड़क के लिए, कहीं शिक्षकों के लिए, तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आंदोलन है। और हद तब पार हो जाती है जब उस प्रदेश जहां से गंगा यमुना का उद्गम है, कई नदियां कल कल बहती हुई देश के कई हिस्सों में रह रहे लोगों की प्यास बुझाती हैं और वहीं के लोग अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और हार कर पानी के लिए आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। तो तकलीफ तो वाजिब बात है ही, होगी ही। इसलिए कहने को बरबस ही मजबूर है कि उत्तराखंड में आखिर ये चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले युवाओं की आंदोलन गाथा से, जिनको दरकार है कि सरकारी भर्तियां हों, पारदर्शी हों, ताकि एक ईमानदार प्रक्रिया से वो चयनित हो सकें। अब अगर यहां तक भी सब सही हो जाए तो पहले परीक्षा समय पर हो, नतीजे समय पर आए और उसके बाद नियुक्ति भी सही समय पर मिल जाए। उसके लिए प्रदेश के युवाओं को आंदोलन करना पड़ता है। अभी हाल ही में डाइट डीएलडी के प्रशिक्षु युवा नौकरी मांगने शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे और द्वितीय चरण की भर्ती निकालने की मांग की। साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी अगर ऐसा नहीं होता। डाइट प्रशिक्षु कह रहे हैं कि उनका कोर्स पूरा हो चुका है लेकिन उनके लिए भर्ती आई नहीं है। युवाओं के मुताबिक सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो जल्द भर्ती निकालेंगे, लेकिन विभाग कह रहा है कि इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं और 3 साल भी। ऐसे में सभी युवा आशंकित हैं, ये सोचकर कि आखिर सही है कौन, सरकार के मंत्री या फिर संबंधित विभाग। इसी आशंका के चलते ये युवा आंदोलनरत हैं। सिर्फ यही नहीं, एलटी में चयनित छात्र भी अपनी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि संबंधित विभाग के मंत्री ने यह जरूर कहा है कि मामला न्यायालय में है, लिहाजा ज्यादा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, मगर हम मजबूत पैरवी कर रहे हैं। मगर नियुक्ति के इंतजार में बैठे छात्रों का कहना है कि हर बार ही नियुक्ति को लेकर मामला कोर्ट में चला जाता है। सरकार लचर पैरवी करती है और मुश्किल हालात से हम एलटी वालों को गुजरना पड़ता है, जिसे अब बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। अब युवा तो आंदोलनरत हैं ही, लेकिन कई जगह के ग्रामीण भी सड़कों के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी के चिन्यालीसोंड के जसपुर गांव में सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम को दिए ज्ञापन में जल्द समस्या के निराकरण की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बागेश्वर के गापानी को सड़क से जोड़ने की मांग के लिए भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आजादी के 75 सालों बाद भी उत्तराखंड के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक एक अदद सड़क पहुंची नहीं। सरकार भले ही बड़े बड़े हाईवे बना रही है, लेकिन वो गांव को जोड़ने के लिए छोटी छोटी सड़कें बना नहीं पा रही। अब बड़ा सवाल यह है कि चौड़ी सड़कों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार क्यों 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी की भी सड़क बना नहीं पाती। सरकार इस पर कई विभागों से संबंधित एनओसी न मिलने को एक बड़ा कारण बताकर पल्ला झाड़ लेती है। पर सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि भैया, केंद्र में सरकार के मालिक आप, राज्य में भी सरकार के मालिक आप, तो फिर किसकी मजाल कि एनओसी में दिक्कत आ सके। खैर, सड़क को लेकर यहां भी आंदोलन बदस्तूर जारी है। वैसे सिर्फ सड़क और नौकरी ही नहीं, बल्कि अब पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनियाल भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। चयनित युवाओं को परीक्षा पास करने पर भी नियुक्ति मिलती नहीं, लिहाजा स्कूल में शिक्षक की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में स्कूल के छात्रों ने ही कमी को पूरा करने के लिए हल्ला बोल दिया है। यह मामला रामनगर का है। रामनगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर में स्थायी अध्यापक की नियुक्ति को लेकर छात्रों और अभिभावकों का आक्रोश बढ़ा तो स्थानीय लोगों ने विद्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन कर दिया। मतलब इस प्रदेश में अध्यापकों के लिए भी छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है और नारे लगाने पड़ रहे हैं, हमें मास्टर चाहिए सरकार। शराब की दुकान हटाने के लिए भी इस प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। रानीखेत के बिनसर धाम के निकट
सोनी, देवली खेत और ताड़ी खेत ब्लॉक के जाली खान में शराब की दुकानें खोलने के विरोध में लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि इन दिनों उत्तराखंड में खुल रही शराब की नई दुकानों का जमकर विरोध हो रहा है। इससे पहले पिथौरागढ़ के बेरीनाग और उत्तरकाशी में भी शराब की दुकानों का टेंडर निकलने पर जमकर विरोध हुआ था। उत्तरकाशी जिला आबकारी विभाग की तरफ से हर्षिल गांव में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में गांव के ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर उडियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान खोलने का भी जमकर विरोध किया गया। तो मित्रों, इतने आंदोलन इस छोटे से प्रदेश में क्या कम थे कि अब उत्तराखंड में पानी के लिए भी आंदोलन हो रहे हैं। वो पानी जिसका इस प्रदेश यानी उत्तराखंड में अथाह भंडार है, जिस प्रदेश के हिमालय क्षेत्र से निकलकर कई नदियां मैदानों में लाखों करोड़ों की तादाद में जनता की प्यास बुझा रही हैं। तो फिर उसके मायके के लोग ही पानी के लिए क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सिर्फ आंदोलन ही नहीं बल्कि भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी चिंता क्या होगी कि जो प्रदेश पूरे देश की प्यास बुझा रहा है वो खुद प्यासा है। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की दोगी और भरपूर पट्टी क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल तो लग गए हैं, लेकिन नल में जल नहीं है। उत्तरकाशी के पाली गांव के बड़ाता तोक के परिवारों को सालों से सरकारी पेयजल योजना का लाभ मिल नहीं पाया। ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति कई बार खच्चरों से पानी ढोकर पूरी करनी पड़ रही है। विभाग की तरफ से पेयजल योजना से जोड़कर जल जीवन मिशन के तहत पानी का टैंक बनाया गया था, लेकिन उससे आज तक गांव के लोगों को पानी की आपूर्ति हो नहीं पाई। यही कारण है कि ग्रामीणों को पानी की बूंद बूंद एकत्रित करने के लिए परेशान होना पड़ता है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पेयजल के क्या हालात है उसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्मोड़ा के धनियारी गांव में 2021 से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, लेकिन आज तक भी उसको सही नहीं किया जा सका। देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी जब क्षेत्र में आस्था पथ का शिलान्यास करने पहुंचे थे तो उन्होंने सोचा होगा फूल मालाएं मिलेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सैकड़ों महिलाएं सामने आ गईं, न सर झुकाकर स्वागत किया, न फूल माला पहनाकर सत्कार किया। उनकी आंखों में उबलता गुस्सा था और जुबान पर पानी को लेकर सवाल होंगे ही, क्योंकि घर में अगर पानी नहीं तो यह आस्था पथ किस काम का? बच्चे अगर प्यासे हों तो घाट किसे चाहिए? इन्हीं उभरते हुए सवालों के जवाब में विधायक जी ने जैसे ही माहौल संभालने के लिए भारत माता की जय और धारी देवी मां की जय के नारे लगाने शुरू किए तो महिलाओं ने साफ कर दिया कि विधायक जी अब नारे नहीं, समाधान चाहिए। मैं आप सुनो, अरे दीदी सुनो, आप चिंता मत करो। बोलो भारत माता की, बोलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हाल तब है जब इस प्रदेश में हर घर नल और हर घर जल योजना का डंका बड़े बड़े इश्तिहारों और होर्डिंग से बजाया जा रहा है, जिसमें सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। इन्हीं के जरिए प्रदेश की तमाम जनता को यह बताया जाता है कि इस प्रदेश में अब कोई प्यासा नहीं है, क्योंकि पानी हर घर तक पहुंचा दिया गया है। वैसे पूरा ना सही पर आधा सच तो है ही, क्योंकि नल तो लगभग कई जगह आपको दिख जाएंगे, लेकिन उनमें पानी हर जगह आपको आज भी नहीं गिरता दिखाई देगा। कागजों में तो पानी पहुंच चुका है, लेकिन हकीकत थोड़ा उससे जुदा है। सूबे में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत हर घर जल योजना को लेकर कई विवाद भी सामने आते रहे हैं। जैसे कई गांवों तक पानी का कनेक्शन तो पहुंचाया गया, लेकिन इन पाइपलाइनों में पानी नहीं पहुंचा। कुछ घरों में नल लगा दिए गए, लेकिन यहां तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई। इतना ही नहीं, योजना में बजट की बंदरबाट कर भ्रष्टाचार के भी कई बार आरोप लगे हैं। कई पात्रों को योजना का लाभ मिला नहीं, लेकिन कागजों में कनेक्शन लग गए हैं। हाँ, तो तब हो गई जब योजना की गड़बड़ी पर विभाग भी चुप्पी साध लेता है और किसी ने आवाज उठाई तो उसको तिरछी निगाहों से देख तन्नाते हुए नोटिस भेज दिया जाता है, जिसको लेकर प्रदेश में आवाज उठाने वाले पत्रकारों और संबंधित विभाग के बीच तनातनी का सा माहौल है। मतलब सीधा है, काम भी नहीं करेंगे और तनातनी भरपूर रखेंगे। खैर, तनातनी का दौर तो हरिद्वार में 2 विधायकों, एक पूर्व और एक वर्तमान के बीच भी देखने को मिल रहा है।
कुछ समय पहले गोलीकांड और गालीकांड को लेकर पूरे देश में चर्चाओं में रहे दोनों माननीय एक बार फिर वही कहानी दोहराने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। वो भी तब जब पूर्व वाले अभी अभी जेल की सलाखों से बाहर आए हैं तो दूसरे यानी वर्तमान वाले जमानत पर बाहर हैं। हम बात कर रहे हैं भाजपा के नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और दूसरे सत्ता के करीबी हरिद्वार के खानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार की। पर लगता है पूर्व में हुई इतनी किरकिरी के बाद भी दोनों भद्रजन कुछ सीख ले नहीं पाए। अब इन दोनों के बीच आजकल एक फेसबुकिया वॉर फिर से दिखाई देने लगी है। याद रहे कि ये फेसबुकिया वॉर के योद्धा वही पुराने चिर परिचित हैं जिनके शौर्य को अभी हाल में पूरे देश प्रदेश ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ खोलकर रोज देखा है। जहां एक वर्तमान विधायक पूर्व विधायक के घर के बाहर जाकर गालियों की बौछार करते हैं, जिसके जवाब में पूर्व विधायक भी वर्तमान वाले के कैंप कार्यालय में गोलियों की बौछार कर देते हैं। सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा था कि कानून के शिकंजे में कसने के बाद इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा, मगर पिक्चर भी बाकी है। अभी वही महाभारत फिर से शुरू हो चुकी है। इस बार मामला सिडकुल का है जिसे हरिद्वार के खादर क्षेत्र में बनना है। पूर्व वाले कहते हैं हमने करवाया है, वर्तमान वाले कहते हैं हमने करवाया है। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से नए जुबानी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये अभी सिर्फ सोशल मीडिया में ही दोनों महानुभावों के बीच चल रही है, मगर पुलिस के कप्तान यानी सुपर कॉप को यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व में भी ये सब पहले सोशल मीडिया पर ही शुरू हुआ था, जिसके बाद इसी फेसबुक या वॉर ने एक बड़ा रूप ले लिया था, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड की खूब किरकिरी पूरे देश में हुई थी। तो लगातार टांगों में गोली मार अपराधियों को धाराशायी करने वाली मित्र पुलिस के सुपर कॉप से अनुरोध है कि अभी से संज्ञान ले लें ताकि दोबारा से उत्तराखंड के मस्तिष्क पर बदनामी का कोई दाग ना लगे। एक युद्ध आजकल ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान की जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दायर की गई है। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीएम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मतलब जांच में खुद को सही साबित न कर पाने की स्थिति में बीजेपी मेयर शंभू पासवान की कुर्सी जा सकती है। मामला जाति प्रमाण पत्र में गलत दावे से जुड़ा है। इस पर जिला अधिकारी स्तर पर पहली सुनवाई की गई। पहली सुनवाई में ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान के प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी की गई है। ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान को लेकर तब चर्चा तेज हुई जब एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को 4 हफ्ते में शंभू पासवान के प्रमाण पत्र की जांच करने के निर्देश दिए। अभी मामले में प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी हो रही है। शंभू पासवान ने हाल ही में निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है। हाईकोर्ट में निर्वाचित मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों को लेकर किए गए दावे को गलत बताया गया है। याचिका में बताया गया है कि शंभू पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जबकि अन्य दस्तावेजों में उनकी जाति सामान्य दर्ज है। मामले में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर ने ये याचिका दाखिल की थी। फिलहाल जिलाधिकारी के स्तर पर पहली सुनवाई की जा रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी संबंधित पक्षों को भी सुनेंगे, जिसके बाद लीगल राय लेने के बाद प्रमाण पत्र को लेकर अंतिम स्थिति साफ हो सकेगी। गौरतलब है कि पूर्व में ऋषिकेश मेयर का चुनाव पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना रहा। यहां चुनावी मुकाबला भाजपा के शंभू पासवान और निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर के बीच था। कड़े मुकाबले के बाद भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान जीत गए थे, लेकिन ऋषिकेश में एक नई चिंगारी पहाड़ वर्सेस मैदान ने जन्म ले लिया। इस आग में घी का काम निगम का अंदरूनी झगड़ा कर गया, जहां मेयर और नगर आयुक्त के बीच रार ठन गई थी। ऐसे में मेयर शंभू पासवान के लिए एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत सामने आ गई, जिसकी वजह से शंभू पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। वैसे सुर्खियों में इस हफ्ते कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट भी रहे, जो भरे मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जय जयकार करते हुए वायरल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद भले उन्होंने सफाई दे डाली, लेकिन वो सवालों के घेरे में तो आ ही गए हैं। कोई उनको मित्र विपक्ष कहने लगा तो कोई कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाला। यही नहीं, पार्टी भी इसको लेकर 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दी। कोई मदन बिष्ट को सही साबित करते हुए दिखाई दिया तो कोई इसको पार्टी के खिलाफ बताता रहा। विपक्ष की इस मामले में 2 अलग अलग राय के बाद
भाजपा को एक और मौका मिला और उन्होंने इसका खूब प्रसारण किया। भाजपा और उनके समर्थन करने वाले लोगों ने मदन बिष्ट के इस बयान को खूब शेयर किया और प्रदेश की जनता को बताया कि देखो उनकी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है कि विपक्ष भी उनकी जय जयकार करने को मजबूर है। सवाल यही है कि किसी विपक्षी की तारीफ करना पार्टी के लिए कितना सही है, या फिर यही मित्र विपक्ष है जिनका गाहे बगाहे सरकार के प्रति प्रेम झलक ही जाता है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करने का भी काम करता है। एक तरफ राहुल गांधी ब्लॉक स्तर से लेकर देश के सभी नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता भरे मंचों से विपक्षी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के जयकारे लगाने में व्यस्त हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की यही विडंबना रही है कि उनके नेतागण सरकार की तारीफ करने में कभी पीछे हटते नहीं। सिर्फ मदन बिष्ट ही नहीं, कई मौकों पर कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ। सारे देश से कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी इस अधिवेशन में मौजूद रहे। उत्तराखंड से भी कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता वहां पहुंचे, लेकिन मंच से बोलने का मौका दिया गया सिर्फ धारचूला से विधायक हरीश धामी को, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश धामी गुजरात में तो भाजपा को हराने का संकल्प लेते दिखाई दिए, लेकिन प्रदेश में कई मौकों पर वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी हरीश धामी प्रधानमंत्री के कामकाज पर मोहर लगाते हुए दिखाई दिए। ये वही कांग्रेसी नेता हैं जो भाजपा के प्रदेश में जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट तक उनको देने के लिए आतुर दिखे, और ये उन्होंने खुलकर बोला। वो भी मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहते थे। सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस भाजपा से लड़ने की बात करती रहती है और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता सरकार का गुणगान करते दिखाई देते हैं। फिर जमीनी कार्यकर्ता भाजपा से लड़ेगा कैसे? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में पार्टी की तरफ देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार की तारीफों के पुलंदे बांधने वाले नेताओं से कभी स्पष्टीकरण मांगा नहीं गया। एक ही मुद्दे पर अलग अलग बयान मीडिया में देने वाले प्रवक्ताओं से भी जवाब नहीं मांगा गया, जबकि प्रवक्ता तो पार्टी की लाइन के हिसाब से ही बोलता है और उनका कहा पार्टी का कहा माना जाता है। ऐसे में एक ही मुद्दे पर दो राय होना पार्टी की एकजुटता और पार्टी लाइन पर भी सवाल खड़े करता है। कई बार कांग्रेसी नेताओं की आपसी लड़ाई खुलकर दिखाई देती है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे तमाशा देखता रहता है। आखिर ऐसे नेताओं को चेतावनी दी क्यों नहीं जाती? हाल ही में निकाय चुनाव के दौरान पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने जिस तरह से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही अपना खुद का प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर अपशब्दों की झड़ी लगा दी, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मयूख मेहर कांग्रेस में बने हुए हैं। माना तो यह भी जाता है कि हाईकमान ने इस पर मयूख मेहर से कोई स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा। अगर मांगा भी होगा तो पब्लिक डोमेन में तो वो कहीं दिखाई देता नहीं। ये कुछ उदाहरण बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के प्रति उदासीन है, जिसका खामियाजा कांग्रेस उत्तराखंड में तो भुगत ही रही है। हालांकि पिछले कुछ माह में राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी कुछ हद तक एक्टिव दिखाई दिए हैं। गुजरात अधिवेशन और उससे पहले ब्लॉक स्तर की मीटिंग्स इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। इससे ये उम्मीद कांग्रेसियों में जरूर बंधी है कि अब उत्तराखंड में कांग्रेस के अच्छे दिन शायद आ सकते हैं। कांग्रेस के साथ ही भाजपा में भी उथल पुथल का दौर जारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल में इतनी सीट खाली होने के बाद भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने अचानक से दम तोड़ दिया है। ये इशारा भी है कि भाजपा किसी बड़ी रणनीति की तैयारी में है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आधी अधूरी कैबिनेट के साथ काम कर रहे हैं। पहले कहा गया नवरात्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और अब अंदर खाने सूचनाएं मिल रही हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जानकारी यह भी मिल रही है कि भाजपा हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष तय करने का फैसला कर चुकी है। पहले उनकी ताजपोशी होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल पर फैसला लिया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि मई माह तक इस पर फैसला हो सकता है। हालांकि बदलाव भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर भी होना है। वहां भी भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इससे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की राजनीति किस करवट बैठेगी और कौन सा धड़ा मजबूत होगा।
क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी दो धड़े में बटी है, एक मोदी और अमित शाह को पसंद करने वाले और दूसरा उनके विरोधी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व तय होते ही कई राज्यों के समीकरणों पर भी बदलाव होने के आसार हैं। फिलहाल नजर इस बात पर रहेगी कि भाजपा के अध्यक्ष होंगे कौन, क्योंकि उसी से साफ होगा कि बीजेपी भविष्य में किस तरफ बढ़ेगी। वैसे बीजेपी भविष्य में भले किसी भी तरफ बढ़े, लेकिन उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी जरूर अपने भविष्य की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है। यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की गिरफ्तारी के विरोध में जिस तरह से प्रदेश भर के कार्यकर्ता एकजुट हुए, उससे यूकेडी में जरूर उत्साह बढ़ा होगा। देहरादून में जिस तरह पूरे प्रदेश से यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जमा हो धामी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, उससे ये बात तो साबित हो गई कि यूकेडी अगर इसी तरह एकजुट होती रही तो युवाओं के भरोसे ही सही पर अपनी राजनीतिक जमीन वो फिर से बनाने में कामयाब हो सकती है। विगत कई वर्षों में यूकेडी हाशिए पर जा चुकी थी। पुराने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने पार्टी को मानो अंधेरे कोने में धकेल दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे यूकेडी फिर से अपने जनाधार को वापस लाने में जुटी है। पहाड़ मैदान का मुद्दा जिस तरीके से इस प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, उसी मुद्दे को ढाल बनाकर अब यूकेडी फिर से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। हालांकि नैतिक तौर पर पहाड़ मैदान करके पूरे प्रदेश का भला नहीं हो सकता, लेकिन यूकेडी को ऊर्जा का संचार यही मुद्दा दे रहा है, जिसमें वो कितने कामयाब होंगे ये अभी वक्त के गर्त में है। अंत में एक बात और, पहाड़ लगातार पलायन का दंश झेलकर वीरान हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं वीरान होते पहाड़ों के बीच से प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल उत्तरकाशी जाने वाले पर्यटकों का रुख आमतौर पर हर्षिल वैली या मोरी सांकरी की तरफ ही होता है। ऐसे में चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के मथौली गांव की महिलाओं ने अपने आतिथ्य सत्कार और कौशल से अपने गांव को पर्यटकों के लिए नया ठिकाना बना दिया है। यहां होम स्टे संचालन से लेकर विलेज टूर तक महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। मथौली को पहाड़ के आम गांव से पर्यटक गांव के रूप में बदलने का श्रेय जाता है गांव के युवक प्रदीप पवार को। प्रदीप पवार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने गांव वापस लौटना पड़ा था। सौभाग्य से उनके पास पर्यटन क्षेत्र में काम करने का अनुभव था, इसलिए उन्होंने गांव के पास मौजूद अपनी गौशाला को होम स्टे में बदलकर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया। इसी के साथ प्रदीप पवार ने गांव की महिलाओं को ही होम स्टे संचालन, आतिथ्य सत्कार, भोजन बनाने, ट्रैकिंग, विलेज टूर आदि का प्रशिक्षण दिया। साथ ही गांव की ब्रांडिंग बुआरी विलेज के तौर पर की, ताकि महिला सशक्तिकरण का संदेश दूर तक जा सके। नतीजा ये हुआ, गांव अब पर्यटकों से गुलजार रहने लगा है। कई महिलाओं को इसके जरिए रोजगार मिल रहा है। मथौली गांव ग्रामीण पर्यटन के साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी बेहतरीन उदाहरण पूरे देश के सामने पेश कर रहा है। वैसे चलते चलते एक बात तो है जो कहना जरूरी है कि प्रदेश वाकई एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें जहां नजर जाती है वहीं पर एक आंदोलन आकार लेता दिखाई दे रहा है। कहीं युवा नौकरी के लिए आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं उत्तराखंड के भोले भाले ग्रामीण पानी को तरस पीने के पानी के लिए आंदोलन करते दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह मिल जाएंगी जहां पीढ़ी बर्बाद न हो, उसके लिए शराब विरोध में महिलाओं ने हाथों में पताका थाम रखी है। हद तो तब और हो जाती है जब छोटे छोटे बच्चों के मुंह से शोर सुनाई देता है कि स्कूल में मास्टर नहीं है, हमें मास्टर दो, ताकि हम पढ़ सकें और देश की तरक्की में अपनी भी हिस्सेदारी दे सकें। मगर अफसोस, हर तरफ बस निराशा ही सामने है। ऐसी निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी जागी है, उन महिलाओं के जरिए जिन्होंने एक उजाड़ गांव को पर्यटन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसी महिलाओं को हमारा सलाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड।